यूपीएससी करंट वॉरियर केस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज 24 दिसंबर 2025 है और हमारे सामने कुछ बेहद जरूरी घटनाक्रम है। हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं, बल्कि उनके पीछे की रणनीति, उनके दूरगामी असर और भारत के भविष्य के लिए उनके मायने समझना है। बिल्कुल। आज हम देखेंगे कि कैसे न्यूजीलैंड के साथ एक व्यापार समझौता भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। फिर हम जमीनी स्तर पर उतरकर पेसा अधिनियम के 30 सालों का विश्लेषण करेंगे कि आदिवासी स्वशासन का सपना वो कहाँ तक पहुंचा है, और इन सब के बीच हम साइबर फ्रॉड से लेकर उच्च शिक्षा के भविष्य तक हर पहलू को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस जानकारी के महासागर में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। और इसमें सबसे पहली बड़ी खबर है भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA। ये समझौता खास इसलिए है क्योंकि पिछले 5 सालों में ये भारत का छठा FTA है और इसे रिकॉर्ड समय में अंतिम रूप दिया गया है। FTA के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन सरल भाषा में इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ टैक्स कम करने का एक तरीका है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। FTA आप कह सकते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच एक आर्थिक संविधान की तरह है। इसमें सिर्फ वस्तुओं पर टैक्स मतलब टैरिफ कम करना ही नहीं, बल्कि सेवाओं के व्यापार, निवेश के नियम और यहाँ तक कि बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा जैसे कई गहरे पहलू शामिल होते हैं। ये एक मजबूत आर्थिक साझेदारी की नींव रखता है। अच्छा, तो इस खास भारत न्यूजीलैंड FTA की सबसे बड़ी बात क्या है? मैंने पढ़ा कि इसमें शून्य शुल्क बाजार पहुंच की बात कही गई है। ये सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है। और ये है भी। इसका मतलब है कि भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले 100% सामानों पर अब कोई सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। वाह! सोचिए, भारतीय दवाइयाँ, कपड़े, मशीनरी सब कुछ वहां सस्ता हो जाएगा। इससे हमारी कंपनियों को सीधी प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। लेकिन 100% उत्पादों पर जीरो ड्यूटी, ये एक बहुत बड़ा दावा है। क्या इसमें कोई ऐसी शर्तें भी हैं जो हमारे डेयरी या कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए चिंता का विषय बन सकती हैं? न्यूजीलैंड तो डेयरी उत्पादों के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आमतौर पर FTAs में कुछ संवेदनशील उत्पादों को सुरक्षा दी जाती है, लेकिन इस समझौते की एक अनोखी बात है कृषि मूल्य श्रृंखला एकीकरण। इसके तहत एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पार्टनरशिप बनाई जा रही है। इसका मकसद है न्यूजीलैंड की तकनीक और भारत के उत्पादन को जोड़ना, ताकि हमारे किसान सिर्फ कच्चा माल ना बेचें, बल्कि प्रोसेस्ड फूड जैसी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बने। तो यहाँ टकराव की जगह सहयोग पर जोर है। ये तो एक नया दृष्टिकोण है। और क्या खास है इसमें? दूसरी खास बात है स्वास्थ्य सेवा और पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग। पहली बार न्यूजीलैंड ने स्वास्थ्य और हमारी पारंपरिक चिकित्सा जैसे आयुर्वेद के लिए एक अलग अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हमारी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के लिए एक बहुत बड़ी वैश्विक मान्यता है। तो ये सिर्फ सामान बेचने का समझौता नहीं है, बल्कि भारत की विशेषज्ञता और संस्कृति को भी एक नया बाजार दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत इतनी तेजी से एक के बाद एक FTA क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक बड़ी रणनीतिक सोच है। पहला और सबसे जरूरी कारण है निर्यात बाजारों में विविधीकरण। हम अमेरिका जैसे पारंपरिक बाजारों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। हमने हाल ही में देखा कि कैसे अमेरिका ने भारतीय स्टील पर टैरिफ बढ़ा दिए थे। ऐसे झटकों से बचने के लिए नए और स्थिर साझेदार जरूरी हैं। और मुझे लगता है कि निवेश भी एक बड़ा कारण होगा। बिल्कुल। इस FTA के तहत न्यूजीलैंड ने अगले 15 सालों में भारत में $20 बिलियन के निवेश का वादा किया है। ये मेक इन इंडिया और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज है। साथ ही ये हमारे छोटे और मध्यम उद्योग मतलब MSMEs को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ता है, जिससे निर्यात और रोजगार दोनों बढ़ते हैं। आंकड़े भी इस कहानी की पुष्टि करते हैं। 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार $1.3 बिलियन पहुंच गया, जो पिछले साल से लगभग 50% ज्यादा है। साफ है कि ये साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। और इसी वैश्विक व्यापार को और आसान बनाने के लिए हमारा अगला टॉपिक है अक्रा कन्वेंशन 2025।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसका समर्थन किया है और ये ग्लोबल लॉजिस्टिक्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये नेगोशिएबल कार्गो दस्तावेज, ये क्या भला है? सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने सूरत से कोई माल जहाज पर लादकर यूरोप भेजा। रास्ते में उस माल का खरीदार बदल गया या आपको उस माल के बदले बैंक से लोन चाहिए। अभी कागजी कार्रवाई में हफ्ते लग जाते हैं। निगोशिएबल कार्गो दस्तावेज या एनसीडी उस माल का डिजिटल मालिकाना हक है। जिसके पास ये डिजिटल दस्तावेज है, माल उसका। इसे आप तुरंत बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं या उसका रास्ता भी बदल सकते हैं। यानी जो सामान समंदर के बीच में है, उसका सौदा जमीन पर एक क्लिक से हो सकता है। ठीक यही। अक्रा कन्वेंशन इसी डिजिटल दस्तावेज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ समुद्री जहाज़ों पर नहीं, बल्कि मल्टी मॉडल परिवहन यानी जहाज से उतरकर ट्रेन या ट्रक पर जाने वाले माल पर भी लागू होगा। इसका कानूनी प्रभाव माल की असली डिलीवरी के बराबर माना जाएगा। ये एक छोटी सी बात लगती है, पर इससे पूरे ग्लोबल ट्रेड का तरीका बदल सकता है। वाकई ये व्यापार को बहुत ज्यादा लचीला और तेज बना देगा। चलिए अब वैश्विक अर्थव्यवस्था से हटकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर आते हैं। आरबीआई एक नए कॉम्पोजिट लीडिंग इंडिकेटर यानी CLI की बात कर रहा है। ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसे ऐसे समझिए जैसे डॉक्टर मरीज की नब्ज, ब्लड प्रेशर और तापमान सब कुछ देखता है, ताकि बीमारी आने से पहले ही पता चल जाए। आरबीआई का ये CLI भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यही काम करेगा। ये घरेलू मांग, लोन की स्थिति और वैश्विक रुझानों जैसे कई संकेतकों को मिलाकर एक एडवांस सिग्नल देगा कि आने वाली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आने वाली है या मंदी। तो ये अर्थव्यवस्था का एक तरह से मौसम पूर्वानुमान है जो हमें पहले से तैयार रहने में मदद करेगा। बिल्कुल, ये अल्पकालिक आर्थिक योजना बनाने में बहुत मददगार होगा। और इसी योजना और शासन की बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने अगले हिस्से यानी राजव्यवस्था और कानून की ओर बढ़ते हैं। हमने अभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात की जो व्यापार को नियंत्रित करते हैं। अब बात करते हैं उस कानून की जिसे भारत के आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन लाने के लिए बनाया गया था, पेसा अधिनियम 1996, जिसे अब 30 साल हो गए हैं। हाँ, 30 साल पहले एक कानून आया था जिसका मकसद था आदिवासी क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय समुदायों का हक वापस देना। देखिए, 73वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा तो दिया, लेकिन ये देश के 10 राज्यों के आदिवासी यानी 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू नहीं हुआ था। पेसा कानून उसी कमी को पूरा करने के लिए लाया गया था। इसकी सबसे बड़ी शक्ति ग्राम सभा को दी गई थी। कहा गया था कि गांव की जमीन का अधिग्रहण हो, कोई फैक्ट्री लगनी हो या जंगल के छोटे मोटे उत्पाद हो, हर चीज पर ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी। क्या ये जमीन पर उतरा? कागज पर तो ये बहुत मजबूत कानून है। ग्राम सभा को साहूकारी पर नियंत्रण, नशे की बिक्री पर रोक और अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को बचाने का भी अधिकार दिया गया। कानूनी तौर पर पेसा का कानून राज्य के दूसरे कानूनों से ऊपर माना जाता है, लेकिन असलियत यह है कि 3 दशक बाद भी ये आदिवासी स्वशासन का एक अधूरा ढांचा बना हुआ है। अधूरा क्यों? क्या दिक्कतें आई? सबसे बड़ी चुनौती है नौकरशाही का रवैया। कई राज्यों ने या तो इसके नियम ही नहीं बनाए या फिर ऐसे बनाए कि ग्राम सभा की शक्तियां सरकारी अफसरों के हाथ में ही रहीं। दूसरा, फंड्स की भारी कमी और तीसरा, जागरूकता का अभाव, जिसके कारण ग्राम सभाएं अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। तो क्या इसे मजबूत करने के लिए कोई नए कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, हाल के वर्षों में कुछ अच्छी पहल हुई हैं। जैसे सितंबर 2024 में एक पेसा GPDP पोर्टल लॉन्च किया गया ताकि विकास के कामों की प्लानिंग और निगरानी पारदर्शी तरीके से हो सके। पंचायती राज मंत्रालय ने एक समर्पित पैसा सेल बनाया है और सबसे महत्वपूर्ण, प्रशिक्षण की सामग्री को संथाली, गोंडी, भीली जैसी आदिवासी भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है ताकि लोग अपने अधिकारों को अपनी भाषा में समझ सकें। पेसा अधिनियम तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र की एक और अहम कड़ी है राजनीतिक दलों की फंडिंग। हाल ही में इलेक्टोरल ट्रस्ट्स की रिपोर्ट आई है जो इसी से जुड़ी है। बिल्कुल, इलेक्टोरल ट्रस्ट्स 2013 में इसलिए बनाए गए थे ताकि कॉरपोरेट चंदे को पारदर्शी बनाया जा सके। ये ट्रस्ट कंपनियों और व्यक्तियों से पैसा लेकर राजनीतिक दलों को देते हैं। कानूनन उन्हें मिले हुए चंदे का 95% हिस्सा पार्टियों को बांटना होता है,
चुनाव आयोग की ये ताज़ा रिपोर्ट दिखाती है कि किस ट्रस्ट ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। अधिकारों के साथ साथ व्यक्ति के अधिकार भी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला टॉपिक इसी से जुड़ा है, पर्सनैलिटी राइट्स। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मशहूर अभिनेता के हक में फैसला सुनाया। ये पर्सनैलिटी राइट्स आखिर है क्या? सरल शब्दों में इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का चेहरा, नाम, आवाज या कोई भी पहचान वो उसकी अपनी संपत्ति है। कोई और बिना उसकी इजाजत के अपनी दुकान चलाने या विज्ञापन के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे ही पर्सनैलिटी राइट्स कहते हैं। क्या भारत में इसके लिए कोई खास कानून है? अदालतें इसे 2 हिस्सों में देखती हैं। पहला, प्रचार का अधिकार, जो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क कानूनों से जुड़ा है, और दूसरा, निजता का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को मिला है। कोर्ट ने जो अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश दिया, उसका मतलब था कि फौरन उस अभिनेता के नाम और तस्वीर के गलत इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। चलिए अब इस भाग के आखिरी टॉपिक पर आते हैं, जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980। सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया टिप्पणी ने इस 45 साल पुराने कानून को फिर से चर्चा में ला दिया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस कानून के तहत जो भी जमीन सरकारी रिकॉर्ड में वन के तौर पर दर्ज है, उसे खेती समेत किसी भी गैर वन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। ये वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए एक बहुत ही सख्त और जरूरी कानून है। हमने अभी तक कानूनी और संवैधानिक ढांचों की बात की जो देश को चलाते हैं, लेकिन आज के डिजिटल युग में इन ढांचों को टेक्नोलॉजी से भी बड़ी चुनौती मिल रही है, खासकर फाइनेंशियल फ्रॉड के रूप में। चलिए इसी से जुड़े हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं। और ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने बताया है कि उनके एक नए टूल फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर FRI ने 660 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी को रोकने में मदद की है। ये FRI काम कैसे करता है? हम सबके पास रोजाना फ्रॉड वाले मैसेज और कॉल्स आते हैं, क्या ये उन्हें पकड़ सकता है? ये उसी के लिए बनाया गया एक एडवांस सिस्टम है। ये एक जोखिम मूल्यांकन उपकरण है। ये बैंकों, पुलिस और आम लोगों की शिकायतों से मिले डेटा का विश्लेषण करके संदिग्ध मोबाइल नंबरों की एक लिस्ट बनाता है। फिर उन नंबरों को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम वाली श्रेणियों में डाल देता है। और फिर इन श्रेणियों का क्या होता है? जैसे ही कोई उच्च जोखिम वाला नंबर किसी बैंक ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होता है, ये सिस्टम तुरंत बैंक को एक अर्ली अलर्ट भेज देता है। इससे बैंक उस ट्रांजैक्शन को रोक सकता है, इससे पहले कि पैसा धोखेबाज के खाते में पहुंचे। ये सब डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी DIP के जरिए रियल टाइम में होता है, जिसमें पुलिस से लेकर बैंक और व्हाट्सएप जैसी कंपनियां भी जुड़ी हुई हैं। आजकल फ्रॉड के तरीके भी बहुत बदल गए हैं। मैंने पिग बुचरिंग और फैंटम हैकिंग जैसे कुछ नए शब्दों के बारे में सुना है। हाँ, ये बहुत खतरनाक तरीके हैं। पिग बुचरिंग में धोखेबाज पहले आपसे दोस्ती या नौकरी का झांसा देकर विश्वास जीतता है और फिर आपको किसी नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाने के लिए मना लेता है, जहां आपका सारा पैसा डूब जाता है। और फैंटम हैकिंग? इसमें कोई आपको फोन करके कहेगा कि वो पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी से बोल रहा है और आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया है। फिर वो आपकी मदद करने के बहाने आपसे आपका पैसा एक सुरक्षित खाते में ट्रांसफर करने को कहेगा, जो असल में उसी का खाता होता है। इन नए तरीकों से बचने के लिए FRI जैसे टूल बहुत जरूरी हैं। टेक्नोलॉजी जहां एक तरफ खतरा पैदा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान हमें लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने के रास्ते भी दिखा रहा है। हमारा अगला टॉपिक SIRT6 एंजाइम से जुड़ा है। ये एक बहुत ही रोमांचक खोज है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि SIRT6 नाम का एंजाइम हमारे मस्तिष्क को बूढ़ा होने से बचाता है। इसे दीर्घायु एंजाइम भी कहा जा रहा है। यह हमारे शरीर में ट्रिप्टोफैन नाम के एक जरूरी अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। ये नियंत्रण कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए कि ट्रिप्टोफैन एक कच्चा माल है जिससे 2 चीजें बन सकती हैं, या तो शरीर के लिए ऊर्जा या फिर सेरोटोनिन और मेलेटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमिटर्स जो हमारी नींद और मूड को कंट्रोल करते हैं। SIRT6 एंजाइम एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है, जो ये तय करता है कि कितना ट्रिप्टोफैन किस रास्ते पर जाएगा। और जब हम बूढ़े होते हैं तब क्या होता है? उम्र के साथ इस एंजाइम की गतिविधि कम हो जाती है। तब ये ट्रैफिक कंट्रोलर गड़बड़ा जाता है और ट्रिप्टोफैन गलत रास्ते पर जाकर ऐसे जहरीले बाय प्रोडक्ट्स बनाने लगता है जो हमारे दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इस खोज से भविष्य में अल्जाइमर जैसी बीमारियों के इलाज में मदद मिल सकती है।
विज्ञान के बाद अब बात करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी की। भारत और फ्रांस ने मिलकर एक डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम बनाने का समझौता किया है। इसकी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्वायत्तता। ये सिस्टम हमारी तोपों को बिना जीपीएस के भी अपने लक्ष्य को सटीकता से साधने में मदद करता है। आज के युद्ध के माहौल में जहां दुश्मन सैटेलाइट सिग्नल जाम कर सकता है, ये क्षमता बहुत जरूरी है। ये हमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में एक बड़ी बढ़त देगी। एक तरफ हम रक्षा में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें अपने सबसे बड़े एसेट यानी हमारे युवाओं को भी दुनिया के लिए तैयार करना है। और यहीं से हमारा अगला और आखिरी खंड शुरू होता है, जो भारत की उच्च शिक्षा से जुड़ा है। बिल्कुल। नीति आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण पर एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक मुख्य स्तंभ है। इसका लक्ष्य भारत की शिक्षा व्यवस्था को दुनिया से जोड़ना है। जोड़ने का मतलब क्या है? क्या बाहर की यूनिवर्सिटी यहाँ आएंगी या हमारे छात्र बाहर जाएंगे? दोनों। इसका लक्ष्य है भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए प्रोत्साहित करना, और साथ ही हमारे आईआईटीज और आईआईएम्स को दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में अपने कैंपस खोलने में मदद करना, जैसा कि आईआईटी दिल्ली ने किया भी है। लेकिन भारत को इसकी जरूरत क्यों है? हमारे यहाँ पहले से इतने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। इसकी जरूरत के पीछे कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं। पहला, भारतीय छात्र हर साल अपनी पढ़ाई पर विदेश में अरबों डॉलर खर्च करते हैं। 2023-24 में यह आंकड़ा $3.4 बिलियन था। अंतर्राष्ट्रीयकरण से यह पैसा देश में ही रहेगा। दूसरा, भारत के 97% छात्र यहीं पढ़ते हैं। उन्हें अपने ही देश में विश्व स्तरीय शिक्षा देना हमारा लक्ष्य है, ताकि हमारा वर्कफोर्स विश्व के लिए तैयार हो सके। और शायद इससे ब्रेन ड्रेन की समस्या भी कम होगी। यही इसका एक और बड़ा मकसद है। हम चाहते हैं कि हमारा बेस्ट टैलेंट देश में रुके और दुनिया का बेस्ट टैलेंट भारत आए। ये भारत को सिर्फ एक आउटसोर्सिंग हब नहीं, बल्कि टैलेंट का ग्लोबल जंक्शन बनाने की कोशिश है। ये सपना तो बहुत बड़ा है, लेकिन चुनौतियां भी होंगी। चुनौतियां बहुत हैं। हमारे ज्यादातर संस्थानों के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वीजा प्रक्रियाएं जटिल हैं और विदेशी शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त फंड्स की कमी है। तो नीति आयोग ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या सुझाव दिए हैं? कई ठोस सुझाव दिए गए हैं, जैसे वीजा नियमों को आसान बनाने, विदेशी छात्रों के लिए विश्व बंधु नाम से स्कॉलरशिप शुरू करने और वैश्विक शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए भारत विद्या कोष नाम से $10 बिलियन का एक फंड बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही स्टडी इन इंडिया पोर्टल को एक वन स्टॉप समाधान बनाने और दुनिया भर में फैले हमारे पूर्व छात्रों का एक भारत की आन नाम से नेटवर्क बनाने की भी सिफारिश की गई है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी चर्चा एक बड़ी तस्वीर पेश करती है। एक तरफ भारत न्यूजीलैंड एफटीए जैसे समझौते दुनिया से हमारे आर्थिक रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पेसा जैसे कानून जमीनी लोकतंत्र को ताकत दे रहे हैं। और इन सबके बीच हम एफआईआई जैसे तकनीकी कवच से खुद को सुरक्षित कर रहे हैं और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के जरिए अपने मानव संसाधन को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सभी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और ये हमें आज के अंतिम विचार पर लाता है। इस पर सोचिएगा कि ये सभी विषय कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। एक ओर जहां एफटीए जैसे समझौते आर्थिक एकीकरण को दर्शाते हैं, वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत के मानव संसाधन को वैश्विक मंच के लिए तैयार करता है। क्या भारत का भविष्य सिर्फ एक आर्थिक शक्ति बनने में नहीं, बल्कि एक ज्ञान शक्ति बनने में भी निहित है? और इन दोनों लक्ष्यों को एक साथ साधने में ये नीतियां कैसे एक दूसरे की पूरक बन सकती हैं?